subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की इन्वायरमेंटल साइंस की फुल रिवीजन करने वाले हैं। सो इस एक वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंटल साइंस की ऑल यूनिट्स कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले की लास्ट रिवीजन होने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। सो सबसे पहले हम इस बुक के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सो इसके अंदर सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में और डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम हमारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस इन्वायरमेंट की बात करूँ, ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये फ्रेंच से ड्राइव्ड हुआ है। और ये जो इन्वायरमेंट है, इसका मतलब होता है, इसका लिटरली मीनिंग होता है सराउंडिंग। मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब मतलब इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑल लिविंग बीइंग्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग बीइंग, और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें जितनी भी नेचर में प्रेजेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर ही हैं। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो हम, जैसे कि हम सब जानते हैं, इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से हम हार्म करते ही रहते हैं। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 के अंदर, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करा गया है। जिसके अंदर मतलब बताया गया है कि इन्वायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, लैंड और जो ह्यूमन बीइंग्स एंड जो अदर लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रॉपर्टीज़, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वाटर, एयर, लैंड के बीच में, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, सो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक फंक्शनल इकोसिस्टम को और सस्टेनेबल लाइफ को प्लैनेट के ऊपर लीड करता है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स। सो बेसिकली वी गेट ऑल द बेसिक गुड्स सर्विसेज, मतलब कि हमें, हमारे पास जितनी भी गुड्स सर्विसेज होते हैं, हम यूजली एयर से या फिर वाटर से या फिर फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं ये हम इन्वायरमेंट के अंदर से ही यूज़ करते हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं और नेचर के थ्रू जो हमें चीज़ें मिलती हैं हम उसको यूज़ करते हैं। एंड ये जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है ये इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट को क्लीन रखना और प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे क्लीन रखेंगे, तो इट गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन बनाया ही इसीलिए है ताकि बच्चे इस चीज़ को पढ़ें, जानें और अवेयर हों इस चीज़ से कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी वजह से हमें ये इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। सो कंपोनेंट्स की बात करते हैं अब इन्वायरमेंट में। सो कंपोनेंट्स, दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक एंड एक अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। एंड जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो बेसिकली हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। ओके, सो बेसिकली हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये डिफरेंट स्पेस में कैटेगराइज्ड है। तो ये जो कैटेगराइज करे गए हैं इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। मतलब कि एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैशियस में। मतलब सॉलिड के अंदर आता है जैसे रॉक, सॉइल, लिक्विड के अंदर आ गया वाटर, गैशियस के अंदर आ गया एयर। सो सॉलिड की बात करें तो जो लिथोस्फेयर है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिथोस्फेयर के अंदर रॉक के बारे में, सॉइल के बारे में आ जाता है। एंड जो हाइड्रोस्फेयर है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वाटर को। एंड जो एटमॉस्फेयर है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एयर को। और जो बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर
मतलब कि ये जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है, इन सब को मिलाकर जो लाइफ बनती है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गई कंपोनेंट्स की बात। नाउ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ टाइम तक लोगों को इन्वायरमेंटल अवेयर करने के लिए ग्लोबल कंसर्न रेज हो गया था इस टाइम तक, और इस टाइम पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इस्टेब्लिश करा गया था ताकि इंडिपेंडेंट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन्स को इस्टेब्लिश कर सके। उसे कॉमनली इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहा गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971 के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए, मतलब कि इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि लोगों को अवेयर करना और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लोगों को अवेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या तरीके से हार्म हो रहा है और हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो एक बेसिक नॉलेज है इन्वायरमेंट की वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न डेवलप होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बीच की डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हमें साइंटिफिक, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमें बताया जाता है जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अनक्लीन रहता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, ठीक है, छोटे बड़े सब लेवल पे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जानते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली साइंटिफिक एस्पेक्ट से डील करता है, मतलब कि इसके अंदर जैसे कि साइंटिफिक वे में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात होती है और टेंजिबल सॉल्यूशंस की बात होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसके अंदर वो उस चीज़ के पीछे का जो कारण है उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझेंगे कि इसके पीछे की मतलब कि कॉजेज़ क्या हैं इसके, और उसके अंदर जो फिजियो केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस के बीच का डिफरेंस। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स हैं और मतलब वेरियस डिसिप्लिन्स हैं। इसके अंदर हम जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हम वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो नेचर में कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट डिसिप्लिन्स रिक्वायर्ड है ताकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकें। ठीक है, इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझेंगे तभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, मतलब कि कोई भी एक सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई एक्सपर्ट होगा तो तभी तो उस चीज़ को वो डीपली समझ पाएगा, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली उस चीज़ को समझ पाएगा। इसलिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर भी, तो उन चीज़ को समझने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स का होना ज़रूरी है ताकि वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। ओके, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर साइंस लाइफ की स्टडी के अंदर हम जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और जैसे कि कंप्यूटर मॉडलिंग पढ़ते हैं, और अर्थ साइंस के अंदर जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोकेमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, और लॉ और लीगल एस्पेक्ट अलग पढ़ते हैं, हिस्ट्री और आर्कोलॉजी इन्वायरमेंट की अलग पढ़ते हैं, सोशल साइंस एंड सोशोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो मतलब कि ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ओके, नेक्स्ट अगर हम अपने स्कोप्स की बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कि इसके अंदर हम बहुत सारे फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की फील्ड में जिसके अंदर हम एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं, मतलब एकेडमिक में, जिसके अंदर हम न्यूमरस स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं बच्चों को। एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर हम प्रोफेशनल करियर भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो, मतलब जो कि वेरियस सेक्टर्स में काम हो सकता है, एकेडमिक में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। ओके, सो ये तो हो गई स्कोप्स की बात।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इट वाज अ ग्लोबल परसेप्शन दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी परस्यूड टुगेदर। मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं था। तो इस चीज़ के लिए मतलब कि ताकि हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं वो इंडस्ट्रीज़ लग बनाएंगी, क्योंकि उसके अंदर उनको ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी तो पॉल्यूशन वगैरह होगा, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म होगा। तो जब ग्लोबल कंसर्न रेज हुआ था तो ये बात हुई थी कि दोनों चीज़ को बैलेंस बना के कैसे चले, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो उस चीज़ के लिए ये जो बीच का रास्ता निकला ताकि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होती रहे और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहे, इसके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई। मतलब कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये मिडिल पाथ था जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलती है। ठीक है, सो इस एम के साथ जो यूनाइटेड नेशन है उसने वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जियो हेरमेल। सो ये जो थे ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे इन दिसंबर 1983 तक। ठीक है, सो ये जो कमीशन बनी इसे कॉमनली ब्रटलैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है और इस कमीशन का टास्क था टू फॉर्मुलेट अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज। ठीक है, सो बेसिकली ब्रुकलिन कमीशन जो थी उन्होंने एक आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, एक मतलब ये जो टाइटल है आर कॉमन फ्यूचर, इस टाइटल के साथ रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, इन 1987, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, और रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करा गया था एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ करें डेवलपमेंट भी करना और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलना। ठीक है, मतलब कि ये मिडिल वे था। ओके, सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात करें तो यहाँ पर 17 गोल्स बताए हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। मतलब कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। सो ये सारे जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं ये सब गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड एंड सक्सेशन। मतलब इसके अंदर हम इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और पिरामिड को और सक्सेशन का समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो बेसिकली इन्वायरमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब कि जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक स्टेबल लिविंग कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, इट्स कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि कुछ समथिंग एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जिसको इकोसिस्टम बोला गया है। ओके, सो अगर हम बात करें लिविंग कंपोनेंट्स की तो सिर्फ अकेला लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ नॉन लिविंग भी ऐसे ही हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी सिर्फ इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं, ये कुछ समथिंग एक्सचेंज करते हैं, वो जो इंटरेक्शन होता है उसे इकोसिस्टम बोला जाता है। ओके, सो अगर हम बात करें फिज़िकल स्टडीज़ की एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इंट्रैक्शन जो होता है उनके बीच में विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज़ नोन एज अ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम का हमें बस समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। मतलब कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो एक्सचेंज होता है, उसे इकोसिस्टम बोला जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो होती रहती है। ओके, और लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ अब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स में देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मतलब कि ये जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं ये इनके फूड फेड रिलेशनशिप के बेस पर डिवाइड करे गए हैं।
तो यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर ये जो बायोटिक है, बायोटिक के अंदर सबसे पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब नरिश, मतलब कि खुद को खुद ही नरिश करना। मतलब कि जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस और सनलाइट प्रेजेंस। सो इन सारी चीज़ों की हेल्प से ये खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि जो खुद से खाना नहीं बनाते, मतलब खुद से नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो लोग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं नेचर के, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं टू गेट एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारे डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स की बात करें तो वो भी कंज्यूमर्स की तरह ही होते हैं, मतलब कि वो भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टू गेट एनर्जी। क्योंकि ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये खुद से तो नहीं बनाते अपना खाना, बट ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब कि ये वेस्ट मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो गई है, जैसे भी खाद जैसे बनती है, मतलब पुरानी सड़ी हुई चीज़ों से, उसी तरीके से ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये जैसे पुरानी सड़ी हुई चीज़ें हैं वो जब मिट्टी के अंदर पड़े पड़े सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, तो उस चीज़ से ये ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आती है फंगल, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे इकोसिस्टम के अंदर अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर ये जो अबायोटिक है इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक पहला तो है क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसके अंदर आ जाते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ओके। और दूसरा है एडेपिक फैक्टर, जिसके अंदर आती है सॉइल, ओके। तो ये तो हो गई हमारी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। सो इकोसिस्टम के बाद अब हम आते हैं अपने पिरामिड्स के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। सो ये जो फूड चेन है, मतलब कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसे फर्स्ट डिज़ाइन करा गया था बाय चार्ल्स एल्टन, जिनको एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे फूड पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। सो इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पिरामिड ऑफ नंबर, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें काउंट करा जाता है, और जैसे कि उनकी रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स होती है उसके अकॉर्डिंग ईच ट्रॉपिकल लेवल पर उन्हें अलॉट करा जाता है पिरामिड के अंदर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें पिरामिड नंबर की, तो सबसे पहले पिरामिड के अंदर जो हायर लेवल पर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब कि जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब कि बॉटम से हम टॉप पर जाते हैं नीचे से, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये ग्रास दिखाई गई है, ये जो अपना खाना खुद बनाती हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स को दिखाया जाता है ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल होता है ईच ट्रॉपिकल लेवल में, वो डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते जाते हैं पिरामिड के अंदर। और कलेक्टिवली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं ईच ट्रॉपिकल लेवल को, और उन्हें हम स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ दूसरा है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की बात करें तो इसके अंदर टोटल ड्राई वेट एनिमल्स होते हैं एज वेल एज प्लांट, जो रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम को एट द एनी पॉइंट इन द टाइम। सो बेसिकली जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर होता है, इसके अंदर अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड्स होते हैं, और इन द केस ऑफ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम उसमें अपराइट ज़्यादा होते हैं, मतलब जो पिरामिड होते हैं अपराइट पिरामिड होते हैं, ठीक है। और अगर हम पॉन्ड के केस की बात करें तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसके अंदर इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये फिगर दी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हमें पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो एज ऑलरेडी मेंशन, फूड चेन और जो फूड वेब सिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इकोसिस्टम होता है
वही चीज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर होती है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे ट्रांसफॉर्म करा जाता है, मतलब कि ट्रांसफर करा जाता है फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल से टूवर्ड्स अपर वन, मतलब कि जो एनर्जी है वो लेस होती चली जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टर्म है ये कॉइन करा गया था बाय रैग्नर हल्ट 1885, ठीक है। सो फेमस इकोलॉजिस्ट एलिमेंट जो है उन्होंने डिफाइन करा है इकोलॉजिकल सक्सेशन को एज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली colonized by different groups or community of plant। सो बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज़ इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आते हैं ओवर द टाइम, मतलब एक टाइम के बाद उसके अंदर चेंजेस आएंगे उस कम्युनिटी के अंदर, उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। सो ग्रेजुअली ये जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज़ में होता है। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन की। सो जो स्पीशीज़ टाइप्स होते हैं और जो कम्युनिटी चेंजेस होते हैं वो एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होते हैं कम्युनिटी चेंज के बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर डेट ग्रो देयर, मतलब कि वो उसके साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद चेंजेस के बाद वो एक स्टेबल इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं उस एरिया के अंदर, ठीक है। बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स दोनों चीज़ के अंदर ही ये चीज़ है, ठीक है, कि वो एक स्टेबल इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं उस एरिया के अंदर जब चेंजेस आते हैं। और ये जो बोथ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं टू इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम इन दैट इकोसिस्टम, ठीक है। सो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं इनके इक्विलिब्रियम को, ताकि ये एक मेंटेनेंस रख सके एनवायरनमेंट के अंदर, ओके। सो ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। नाउ अब हमें पढ़ना है चैप्टर 3। इसके अंदर हमें इकोसिस्टम पढ़ना है, मतलब इसके अंदर हम बायो जियो केमिकल साइकिल को पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को और एनर्जी फ्लो को और प्रोडक्टिविटी को। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। सो बायो जियो केमिकल साइकिल जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड जो कंपाउंड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक हेल्थी इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, ठीक है। सो इसी हेल्थी इकोसिस्टम की वजह से एक बैलेंस बना रहता है, मतलब कि ओवरऑल बैलेंस बना रहता है प्लेनेट के ऊपर इसी हेल्थी इकोसिस्टम की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, मतलब कि एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो इन सब चीज़ों के थ्रू, मतलब वेरियस रिजर्वर्स के थ्रू, लाइक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, गैसोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनके थ्रू मतलब कि जो बायो जियो केमिकल साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। मतलब ये आपस में ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन हम ह्यूमंस लेते हैं, और मतलब हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं और हम ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो ट्रीज़ लेते हैं, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। तो बेसिकली बायो जियो केमिकल साइकिल ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि बायोटिक और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मतलब कि अबायोटिक के बीच में मूव करती है, ठीक है। सो इसके अंदर बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम है बायो जियो केमिकल, ओके। अब नाउ बायो जियो केमिकल साइकिल जो है उसे 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है एटमॉस्फेरिक और दूसरी है एडेफिक साइकिलिंग। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल है इसके अंदर आती है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, और जो दूसरी है एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल इसके अंदर आती है जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर डिवाइडेड है बायो जियो केमिकल साइकिल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। तो सबसे पहला है फूड चेन। फूड चेन के बारे में हम सब जानते हैं। फूड चेन वो होता है
जिसके अंदर हम फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। मतलब कि जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग CO2, HO2 और सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अगर सीधा सीधा बात करें फूड चेन की, तो इसका मतलब ये होता है कि वन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अनदर वन में जब एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं तो उसे फूड चेन कहते हैं। सो हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, प्लांट्स जिन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हमने जाना था पहले, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिश। मतलब कि जो प्लांट्स जो हैं वो फूड चेन के अंदर फर्स्ट स्टेप होते हैं। मतलब कि वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर फूड एंड एनर्जी। सो हेट्रोट्रॉप्स भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस। सो जो हर्बीवोरस होते हैं वो हर्ब्स को ईट करते हैं, मतलब कि प्लांट्स खाते हैं सिर्फ, जिसके अंदर एग्जांपल आता है जैसे ग्रासहोपर, रैबिट, गॉट एक्सेट्रा। सो अब दूसरे हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, मतलब कि वो लोग हर्ब्स नहीं खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक्स हो गए। तो ये सारे जितने भी जानवर हैं ये ज़्यादातर मीट खाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, हर्बीवोरस हेट्रोट्रॉप्स हैं और कार्निवोरस भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। और प्लांट्स आते हैं, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से आते हैं फूड चेन के अंदर। तो बेसिकली फूड चेन के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एक तो ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी है डेट्रियस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है बाय स्टार्टिंग लेवल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ फूड चेन। मतलब कि इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो इसके अंदर जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर जो चेन है वो ग्रीन ग्रास से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रासहोपर, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद स्नेक, उसके बाद हॉक्स। तो इस तरीके से फूड चेन दिखाई जाती है जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। अब दूसरी बात करें डेट्रिटस फूड चेन की, तो इसके अंदर मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब कि ये जो इस टाइप की जो फूड चेन होती है इसके अंदर मतलब ये फूड चेन सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। एग्जांपल डेड प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा फूड वेव्स। फूड वेव्स क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें जो फूड चेन का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ये नहीं है कि लीनियर रहे वो, ठीक है, ये होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो स्पीशीज़ होती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब कि वो रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी स्पीशीज़ से, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रॉग कांस्टेंट रहेगा तो ईगल के लिए फूड भी अवेलेबल रहेगा हमेशा, ठीक है। सो अगर हम बात करें, अगर जो डियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मतलब डियर की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो घास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि ये फूड चेन जो है इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। सो उसे फूड वेव्स कहते हैं। सो मतलब जो हमारा फूड चेन का नेटवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट रहता है और उसे ही फूड वेव्स बोला जाता है, ठीक है। सो फूड वेव्स वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। सो बेसिकली ये एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं इन द बैलेंस और स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो बेसिकली एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो एनर्जी होती है ये वन से अनदर में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एनर्जी फिक्स नहीं है, मतलब कि अदर वर्ड्स में बोलें तो जैसे कि ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो फूड और एनर्जी ऑटोट्रॉप से गेन करें। सो बेसिकली जो फ्लो ऑफ एनर्जी है थ्रू इकोसिस्टम, इसके अंदर यही चीज़ है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा
पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद डीकम्पोजर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, एग्जांपल जो फूड प्रिपेयर्ड होता है बाय प्लांट्स, उसे प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने प्रोड्यूस करा है फूड। सो व्हेन उसे हम मेज़र करते हैं बाय एनी यूनिट ऑफ टाइम, इट नोन एज अ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो कि इकोसिस्टम के अंदर होता है। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी के अंदर 3 टाइप होते हैं: प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑलवेज ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट होती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सो बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ फिक्शन होता है ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि सन से मिलती है बाय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ फिक्शन होता है सोलर एनर्जी का, जो कि सन से मिलता है, उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी 2 टाइप होते हैं। एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे GPP बोलते हैं, और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे NPP बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होमोस्टेटिस की। होमोस्टेटिस को डिफाइन करा गया है एज अ एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट चेंजेस। सो बेसिकली दिस इज़ अ यूनिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। सो अगर हम बात करें सेम वे में जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो भी कैपेबल होता है कि वो इंटरनल रेगुलेशंस को मेंटेन करके रख सके। एग्जांपल सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मेंटेनेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड अ स्टेबल स्टेडी स्टेट ऑफ इकोसिस्टम। होमो मतलब होता है यहाँ पे सेम, और स्टेटस मीन्स स्टैंडिंग। ओके, सो ऑडम ने 1971 के अंदर होमोस्टेटिस को डिफाइन करा है एज अ टेंडेंसी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज and remain in the state of equilibrium, which implies that within an ecosystem there always stay a balance between the production, consumption as well as decomposition. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम के टाइप्स और सर्विसेज के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है क्लाइमेट और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि ट्रीज, कर्ब्स, ग्रासेस। ठीक है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो मेनली कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है। और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो फंक्शनिंग करता है टू कलेक्टिवली एक्सचेंज मटेरियल एंड एनर्जी, जहाँ पर ट्रीज, स्क्रब्स, क्लाइंबर एंड जो ग्राउंड कवर फॉर्म्स होती हैं वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो बेसिकली अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो अर्थ पर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं। ब्रॉडली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उन्हें क्लासिफाइड करा जाता है एज अ फ्रेश वाटर, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, एग्जाम्पल लैंटिक इकोसिस्टम। और दूसरा अगर हम बात करें स्ट्रीम्स और रिवर्स की तो वो लॉटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, सो लॉटिक इकोसिस्टम आते हैं, और ब्रैकिश वाटर आता है, सॉल्ट वाटर जो कि ओशन इकोसिस्टम में आता है। तो इस तरह डाइवर्स काइंड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की। तो इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ह्यूमंस को बेनिफिट देती हैं नेचर से। ठीक है, सो ये जो बेसिक फंक्शनिंग है अर्थ के ऊपर उसको मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, सो मतलब इसकी वजह से ही, इसकी कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग करने की वजह से जो लाइफ है अर्थ पे वो उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और अगर चेंजेस आए इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर तो वो सिग्निफिकेंटली ह्यूमन लाइफ को, मतलब कि ह्यूमन लाइफ क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं इन्हें 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले है प्रोविजनिंग सर्विसेज, जिसके अंदर इंक्लूड हैं मटेरियल्स, प्रोडक्ट जो कि हम नेचर से लेते हैं, मतलब कि जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, क्रॉप्स, हनी, फिश, मरीन फूड और लाइव स्टॉक।
और अदर जो फूड मटेरियल होते हैं जैसे कि फ्रेश वाटर, फ्यूल, वुड, टिम्बर और फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, तो ये जितने भी ये सारी चीज़ें हम सामान लेते हैं ये सारे प्रोविजिंग सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग सर्विसेज। सो रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब है कि इसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो बेसिक फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम के अंदर। मतलब कि इसके अंदर इंक्लूड है एयर को प्यूरिफाई करना, वाटर को प्यूरिफाई करना और क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल और कार्बन स्टोरेज और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन और नेचुरल हाजर्ड रेगुलेशन, ठीक है, इस तरीके के। नेक्स्ट है कल्चर सर्विसेज की बात करते हैं अब। तो ह्यूमंस जो हैं वो नेचर के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि कॉन्स्टेंटली ह्यूमंस का नेचर के साथ एक्सचेंज होता रहता है, मतलब कि चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज करते हैं। तो कल्चर सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोग्रेशन में एंड कल्चर एडवांसमेंट में लोगों के। और इसके अंदर इंक्लूड है रोल ऑफ इकोसिस्टम इन लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर्स। सो बेसिकली इसके अंदर स्पिरिचुअल इनरिचमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और रिक्रिएशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। और नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के अंदर ये भी चीज़ आती है, मतलब कि क्रिएटिविटी बॉर्न होती है, जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ फोर्थ है इसमें सपोर्टिंग सर्विसेज। इस सर्विस के अंदर होता है कि इसके अंदर जैसे कि जो प्रोसेस होते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और क्रिएशन ऑफ सॉइल, वाटर साइकिल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सो जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविजिंग और रेगुलेटिंग और कल्चर सर्विसेज के लिए एसेंशियल है, ठीक है। सो अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। सो बेसिकली सबसे पहला है हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इकोसिस्टम को रिकवर करना का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ठीक है। बेसिकली इकोसिस्टम को रिस्टोर करना तो मतलब कि उसे एक फॉर्मल स्टेट में वापस लाना और परफेक्ट कंडीशन में लाना, ठीक है, उसे दोबारा से इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन उसे कहते हैं। और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का फोकस रिकवरी के मैनी एस्पेक्ट्स पे है, मतलब कि इकोसिस्टम की मैनी एस्पेक्ट्स को रिकवर करना होता है, मतलब कि जैसे कि इकोसिस्टम की हेल्थ, मतलब एयर को प्यूरिफाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम, मतलब स्पीशीज़ कंपोजिशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर। और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी, रेजिस्टेंस, रिसाइलेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। दूसरा है हमारा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब कि दोबारा से रिगार्ड करना लैंड को टू फुली फंक्शनल इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब कि उसे वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना और उसको दोबारा से यूज़ करना। एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में पार्टिशली जो रिकवरी स्पीशीज़ होती हैं, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ और जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी आती है और रिड्यूसिंग लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग फ्रॉम द रिपेयरिंग जोन और अलोइंग नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन और रिस्टोरिंग फ्यूल प्रोसेसेस, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रीमेडिटेशन। रीमेडिटेशन की बात करें तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेट्स मेथड्स को यूज़ करा जाता है फॉर क्लीन फ्रॉम पॉल्यूटेड इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है और कल एग्ज़ाम है। सो इसी के लिए मैं ये लास्ट रिवीजन जो है ये यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको पूरी चैप्टर्स समझने हैं तो मैंने इन्वायरमेंटल की पहले भी वन शॉट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है। सो वो वन शॉट वीडियो है, वो उसके ऊपर थंबनेल भले ही फर्स्ट सेमेस्टर का है बट उसके अंदर आपको सेकंड सेमेस्टर का भी मिलेगा, मतलब वो जो बुक है उसके अंदर वो बुक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए है।
तो आप वहाँ जाके बाकी के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। एंड सॉरी बिकॉज अब लेट हो चुका है, इसलिए मैं चैप्टर 4 तक की वीडियो बना रही हूँ। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड जैसे इस वीडियो को शेयर करते हैं कि और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड नाउ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।